स्वदेशवासी बंधुगण, मेरे पहले वीडियो पर सारे भारत से मुझे अच्छी प्रतिक्रिया मिली। उसमें हरियाणा के एक गुजरा साहब ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि कांग्रेस के सावरकर के विरुद्ध अपप्रचार के विरुद्ध आपको इस सीरीज को बहुत आगे बढ़ाना चाहिए कि सावरकर जैसे महान नेता के बारे में हम जान सकें। तो मैं सावरकर जी पर बाद में एक तीसरी चौथी सीरीज में बोलूँगा, किंतु आज एक पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ। कांग्रेसी और वामपंथी ये प्रचार करते हैं कि सावरकर ने माफ़ी मांगी, तो मैं यह सर्वविदित तथ्य है, सेल्यूलर जेल में बंद वीर सावरकर तथा अन्य स्वतंत्रता सेनानियों पर आयरिश जेलर बारी पठान बॉर्डरों के द्वारा अमानुषिक अत्याचार किया करता था। उन अत्याचारों के कारण इंदु भूषण राय, ज्योतिष चंद्र तथा भान सिंह जैसे अनेक देशभक्तों की अकाल मृत्यु हो गई। राम रखा नामक एक ब्राह्मण स्वतंत्रता सेनानी ने, जिसका यज्ञोपवीत पठान बॉर्डरों ने जबरदस्ती तोड़ डाला था, ने हिंदू बंदियों को भी मुस्लिम कैदियों की तरह धार्मिक अधिकार दिए जाएं, इस मांग को लेकर आमरण अनशन किया और शहीद हो गए। अतः सावरकर जी ने बंदियों पर अत्याचार रुकवाने हेतु सरकार को अनेकों ज्ञापन दिए, पर यह कहना सर्वथा गलत है कि उन ज्ञापनों का उद्देश्य सावरकर जी द्वारा अपनी सजा में किसी प्रकार की कमी या नरमी हासिल करना था। सावरकर जी के तारीख 13 नवंबर 1913 के ज्ञापन पर भारत सरकार के गृह सचिव सर केंद्रोक ने वीर सावरकर जी से भेंट के बाद अपनी रिपोर्ट में लिखा था, सावरकर ने किसी प्रकार का खेद या पश्चाताप प्रकट नहीं किया। सावरकर को अंडमान में किसी प्रकार की आज़ादी देना असंभव है और मेरा मानना है कि भारत की किसी भी जेल से वो भाग निकलेगा। वह इतना महत्वपूर्ण नेता है कि भारतीय क्रांतिकारियों का यूरोपीय दस्ता कुछ ही समय उसके पलायन के निमित्त षड्यंत्र रच देगा। यदि उसे अंडमान में सेल्यूलर जेल से बाहर जाने की इजाज़त दी गई तो उसका भाग जाना निश्चित है। उसके मित्र आसानी से किराए के स्टीमर को किसी टापू पर लगा देंगे और स्थानीय निवासियों को थोड़ी घूस देकर अपना काम पूरा कर लेंगे। तो कांग्रेसी और वामपंथी न कभी कोई प्रमाण दिया कि सावरकर ने माफ़ी मांगी, कि सावरकर ने ये किया। खाली झूठा प्रचार करते हैं ताकि लोगों एक झूठ को 1000 बार बोलो तो सच हो जाता है। अब बताइए कहाँ उसने माफ़ी मांगी। अब मैं आता हूँ, स्टार्ट करता हूँ भारत का स्वतंत्रता संग्राम में 2 स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स थी। एक थी तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स और दूसरी थी गांधी स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स। इसी पर पूरा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम रहा। तो कांग्रेस की जो स्थापना हुई, यहाँ से मैं आज आरंभ करता हूँ। 1829 में इंग्लैंड में जन्मे A.O. ह्यूम सन 1885 में इटावा के मजिस्ट्रेट और कलेक्टर थे। जब उन्होंने 1857 की क्रांति का समाचार सुना तब ह्यूम ने अपने विभागीय व राजनीतिक भारतीय सैनिकों की एक टुकड़ी बनाई। कुछ क्रांतिकारी सैनिक एक मंदिर में ठहरे हुए थे। ह्यूम जैसे ही इस मंदिर पर धावा बोलने पहुंचे, उनके पीछे सहायता के लिए आने वाले जिन राजनिष्ठों को वे अपना सहायक समझ रहे थे, वे सब मंदिर के पास पहुंचते ही मंदिर को घेर कर रक्षा के लिए खड़े हो गए। उन्होंने मंदिर में बैठे क्रांतिकारियों की जय जयकार शुरू कर दी। नगर व गांव के लोगों ने क्रांतिकारियों को भोजन सामग्री पहुंचानी शुरू कर दी है। यह देखकर ह्यूम को पसीना आ गया। इतना ही नहीं, जिन भारतीय सैनिकों को ह्यूम अपने साथ ले गए थे, उनमें से केवल एक ही मंदिर पर धावा बोलने में शामिल हुआ। वो भी क्रांतिकारी की गोली में से मारा गया। यह दृश्य देखते ही ह्यूम ने आदेश भंग करने वाले भारतीय राजनीतिक सैनिकों को लताड़ना भूलकर भागकर जान बचाने में ही भलाई समझी। वे अपनी छावनी में तंबू में घुस आ जाने तक भागते रहे। अपने प्राणों पर बन आई इस घटना का जो डर ह्यूम के मन में बैठा, जीवन भर उसको बेचैन किए रखा। इसका चिरंतन परिणाम उसको
1857 जिसे सशस्त्र क्रांति का संकट अंग्रेजी सत्ता को फिर से झेलना न पड़े, इसके लिए क्या उपाय किए जाए, यह चिंता उन्हें सताती रही। ह्यूम आगे चलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की पृष्ठभूमि को उजागर करते हुए कारण था वासुदेव बलवंत को 1878-79 के सशस्त्र विद्रोह से भयाक्रांत हुए अंग्रेजी सत्ताधारियों तथा कूटनीतिज्ञों ने गहन विचार विमर्श के दौरान एक संगठन बनाने का निर्णय लिया। भारतीयों की क्रांतिकारी प्रवृत्ति को कुंठित करने के उद्देश्य से आगे चलकर 1883 में सरकारी सेवा से मुक्त होते ही ए.ओ. ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का ताना बुना। सन 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बम्बई में पहले हुए अधिवेशन में ह्यूम साहब ने बार बार भारत साम्राज्ञी महारानी विक्टोरिया की जय जयकार के नारे लगाए। ह्यूम ने एक बार स्पष्ट कहा, ब्रिटिश सत्ता को हिंदुस्तान में सुरक्षित रखने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की बड़ी आवश्यकता है। इस प्रकार कांग्रेस का निर्माण हुआ। कुछ समय के बाद देखने में आया कि कांग्रेस में विभाजन हो गया। जो कांग्रेसी इतिहासकार हैं उस विभाजन को बहुत हल्के में लेते हैं। वो विभाजन बहुत ही गंभीर था। एक था गोखले के नेतृत्व में नरम दल, जिसको नरम दल बोलते हैं। दूसरा आदमी सोचेगा नरम दल और गरम दल मामूली सा डिफरेंस है, नहीं, बहुत बड़ा डिफरेंस था। नरम दल वाले सदस्य कहते थे अंग्रेजों को हिंदुस्तान में रखकर हम उन्नति करेंगे। इसका नेतृत्व गोखले कर रहे थे। दूसरी तरफ गरम दल का नेतृत्व ये तिलक कर रहे थे। उनका कहना था फ्रीडम इज माई बर्थ राइट, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। अंग्रेजों को यहाँ से निकाले बिना हिंदुस्तान की उन्नति नहीं होगी। जब 1903 के समय अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया तो पूरे हिंदुस्तान से, पंजाब से लाला लाजपत राय, महाराष्ट्र से तिलक और बंगाल से बिपिन चंद्र पाल कूद पड़े, जो कांग्रेसी थे। और इन्होंने ऐसा आंदोलन चलाया कि अंग्रेज मारे जाने लगे चारों तरफ। कहीं पर कौन मार रहा है, कहीं पर कौन मार रहा है। तो उधर खुदीराम बोस, एक 16 बरस का नौजवान, उसने भी अंग्रेज पर हमला किया। अंग्रेज ने उनको फांसी दिया। इसके पहले अंग्रेजों ने 1907 में लाला लाजपत राय को मंदाला जेल, बर्मा की मंदाला जेल में भेज दिया 2 साल के लिए। 2 साल बाद वो सुरक्षित आ गए। अंग्रेज सोचे थे वहाँ भेजेंगे तो मर जाएगा बीमारियों से। अब उन्होंने खुदीराम पर एक एडिटोरियल लिखा तिलक ने 1809 में, तो खुदीराम की फांसी के विरुद्ध में। अंग्रेजों ने उसके निमित्त उनको अरेस्ट किया और 6 साल के लिए उनको मांदला जेल में भेज दिया। सुभाष बाबू अपनी भाभी को कहते, उनको भी मांदला जेल में भेजा गया था कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि अंग्रेज सरकार मुझको तिलक और लाला लाजपत राय की कैटेगरी का स्वतंत्रता सेनानी समझती है। आज तिलक की मृत्यु इतनी जल्दी नहीं होती यदि उनको मांदला जेल में नहीं रखा जाता। माने मांदला जेल में भेज दीजिए, बर्मा के मांदला जेल में। वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसा है, जेल का कंडीशन ऐसा है कि आदमी 20 बीमारियों को घेर लेगा और अधिक दिन जिंदा नहीं रह पाएगा। तो सच में 1909 में वो अरेस्ट हुए थे, 1915 में छूटे तिलक, किंतु अस्वस्थ रहते थे और 1920 में उनकी मृत्यु हो गई। तो आज बंगाल में जो तिलक स्कूल ऑफ थॉट के चलते बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल ने जो संग्राम किया, अंग्रेज हिल गए। अंग्रेजी की जो नींव थी वो भी हिल गई। तो अंग्रेज बंगाल में अपने को असुरक्षित समझने लगे और अपनी राजधानी को कलकत्ता से हटाकर दिल्ली ले गए। ये कंट्रीब्यूशन था हमारे उस समय के तिलक थॉट ऑफ स्कूल का। पूरे हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में
एकमात्र बंग भंग आंदोलन था जो तिलक लाल बालपाल के नेतृत्व में लड़ा गया कि अंग्रेज मजबूर हो गए कि उन्होंने जो बंगाल का विभाजन किया था उसको वापस लिया। ये थी करामात तिलक थॉट ऑफ स्कूल की, तिलक के क्रांतिकारी विचारों की। अब इसके बाद मैं गांधीयन थॉट ऑफ स्कूल पर कल कहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।